कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दे। यह है सुमित्रा देवी की कहानी। एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। आह, पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन। नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस। संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो। भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया, वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया, वो अकेली हैं। आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना। बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है। तनाव और अकेलेपन की वजह से। आह, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है। हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी। जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है। अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का। बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे। 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था। और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है, वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया।
मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था जो आप नहीं दे सके। यार हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। चुन्नू छोटी सी गली में रहता है। चुन्नू की उम्र 19 साल होती है। चुन्नू एक बेकरी में काम करता है और वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। अरे मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आने में देर हो जाती है, तो तुम खाना खा लिया करो। और भैया, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए ही तो बाहर इतनी मेहनत करते हो, और मैं क्या आपका इंतजार भी नहीं कर सकती? अरे नहीं भाई नहीं, अब अगर तुमने मुझे सुनना शुरू किया तो रात से कब सुबह हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और खाना जो भी ठंडा हो रहा है वो खराब भी हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम दोनों खाना ही खाते हैं। ये हुई ना बात। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। मुन्नी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ खाना बनाने में, तो तुम खाना सादा बना लिया करो। क्यों इतनी मेहनत करती हो? तुम पढ़ाई भी करती हो। अरे एक इंसान कितने काम करेगा? तुम्हारा काम है पढ़ाई करने का, बाकी सब कामों के लिए तुम्हारा भाई है ना। भैया, मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि एक इंसान कितने काम करेगा, पर आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? और स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ाई ही करती हूँ। घर के थोड़े बहुत काम तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ ना। आप थक कर आते हो और घर आकर हमारे लिए खाना बनाओगे। मुझे ये अच्छा थोड़ी लगेगा। भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बहन दी है। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी ज़िंदगी बदले। हम जो इतनी गरीबी में रह रहे हैं, हर चीज़ के लिए तरसते हैं, वो सब बस अब ना हो हमारे साथ। भैया, आप चिंता मत करो। भगवान जी हमारे साथ है। एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी, और फिर देखना हमारे पास भी वो सब होगा जो बाकी लोगों के पास होता है। और सबसे कीमती चीज तो अब भी है मेरे पास, मेरा भाई। दोनों भाई बहन में इसी तरह बहुत प्यार था। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्नी पैसे गिन रही होती है। ये तो अब भी कम पड़ रहे हैं। भाई दूज भी नजदीक ही है। इस बार मुझे अपने भैया को भाई दूज पर एक अच्छा सा तोहफा देना है, लेकिन इतने कम पैसों में क्या ही आएगा। मैं क्या करूं? अरे हाँ, भैया को काफी समय से वॉलेट चाहिए था, तो क्यों ना मैं भैया को अपने हाथ से ही बना के वॉलेट दूं। कम पैसे हैं तो क्या हुआ, जो सामान चाहिए वॉलेट बनाने के लिए, इतने में वो सब तो मिल ही जाएगा। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अब बड़े प्यार से अपने भाई के लिए वॉलेट बनाती है। लेकिन वॉलेट बनाने के बाद से ही घर में कुछ अजीब अजीब होने लगता है। चुन्नू बेकरी में काफी देर से जाता है। माफ़ करना सर जी, वो आज देर हो गई आने में, पर मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आगे कभी लेट भी नहीं आऊँगा। आप मुझे काम से मत निकालिएगा। अरे चुन्नू, तुम्हें कोई काम से भला कैसे निकाल सकता है? तुम हो तभी तो ये बेकरी है। इसका मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए भला कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? जो सर छोटी सी बात के लिए भी इतना चिल्लाते थे, आज कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लगता है जरूर सूरज की दिशा ही बदल गई होगी। चुन्नू को अब बेकरी में भी कोई कुछ नहीं कहता। घर में भी अनजान पार्सल आने लगते हैं। मुन्नी, आज फिर से इतने पार्सल आए हैं? हाँ भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं रोज रोज कौन इतने पार्सल दे रहा है। ना किसी पर नाम लिखा है, ना किसी पर पता है। अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है? पहले तो हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हजार बार सोचते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये हवा में पार्सल आ रहे हैं। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें छुप के देख रहा हो और वही ये सब कुछ कर रहा हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो कोई भी ये सब कर रहा हो वो किसी खराब इरादे से ना कर रहा हो। वैसे भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है। बस भगवान, आप हमें किसी भी मुसीबत में मत पड़ने देना। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। मुन्नी काफी खुश होती है। भाई दूज के त्योहार से एक रात पहले मुन्नी अपने भाई के कमरे में जाती है। अभी भैया घर पर नहीं आए हैं और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं ये तोहफा यहाँ रख देती हूँ। वो जब भी आएंगे और तोहफा देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मुन्नी गिफ्ट रखती ही है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
मुन्नी दरवाजा खोलती है और सामने एक हरीश नाम का आदमी खड़ा था। जी, आप कौन? मेरा नाम हरीश है। दरअसल मैं चुन्नू का सगा बाप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 18 साल पहले मैं किसी लायक नहीं था, इसीलिए मैंने चुन्नू को सड़क पर छोड़ दिया था। पर मैं उस पर नज़र रख रहा था। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपना बेटा नहीं है। चुन्नू भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। वो असल में एक अमीर परिवार के बेटे हैं। उन्हें बचपन में सड़क पर छोड़ दिया था। देखिए, आपने मेरे भैया के बचपन में उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा आकर कोई तबाही मत मचाओ। बेटी, ऐसे मत बोलो। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मुझे मेरे बेटे से तुम ही मिलवा सकती हो। क्या? कैंसर? अगर मेरे भैया को मैंने असली पिता से मिलवा दिया तो ये तो भैया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो हमेशा ही परिवार को मुझसे ज़्यादा याद करते रहते हैं, पर उनका परिवार तो अब भी है, और वो भी इतना अमीर परिवार। मैं सब समझ गई। अपने भाई को मैं इस भाई दूज पर उनका सबसे बेहतरीन तोहफा दूंगी। इसका मतलब अचानक से जो हमारे साथ इतना सब बदलाव हो रहा था। हाँ, वो सब मैं ही कर रहा था। मेरे भैया ने ही सिखाया है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। बेटा, तुम मेरे साथ हो। मुन्नी को सच पता चल जाता है। मुन्नी तुरंत उस बेकरी में जाती है। अंकल जी, मेरे भाई कहाँ हैं? अरे मुन्नी बेटा, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या भाई से? पर चुन्नू तो यहाँ है नहीं। कहाँ गए हैं मेरे भैया? आप उन्हें बुलाओ। बेटी तुम घर जाओ, मैं चुन्नू को सीधा घर ही भेजता हूँ। शाम के समय चुन्नू घर आता है। अरे मुन्नी, तुम बेकरी क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? अरे भैया, आज भाई दूज है, आप भूल गए क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुको, मैं पूजा की थाली लाती हूँ। मुन्नी अपने भाई के साथ भाई दूज की पूजा करती है और हाथ पकड़कर बोलती है, भैया, इस भाई दूज में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाली हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या तोहफा दे रही है जो इतना बेहतरीन है भैया, ऐसा भी गिफ्ट है। बाहर आ जाइए। हरीश कमरे से बाहर आता है। ये कौन है मुन्नी? भैया, ये आपके असली पिता हैं। मैंने मजबूरियों की वजह से खुद से दूर कर दिया था। बेटा, अब मैं और दूर नहीं रह सकता तुझसे। भैया, इन्हें कैंसर भी है और इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आपको इतने सालों बाद अपने पिता मिले। आप खुश नहीं है क्या? अच्छा, तो इन्हें मेरी ज़रूरत है, इसीलिए याद आ गया। मैं मुझे नहीं चाहिए ऐसे पिता। बिना पिता के भी मैं खुश ही हूँ। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। भैया, आपके पिता को यही लग रहा था कि वो खुद ही अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे। पर आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं थे। हाँ बेटा, मुझे जो सज़ा देनी है दे दे। वैसे ही जब तू पैदा हुआ, भगवान ने तेरी माँ मुझसे छीन ली और मैंने तुझे खुद से दूर करके सज़ा दे ही दी है। मेरे लिए बस तू ही नहीं, बल्कि मुन्नी भी परिवार है। भैया, अपना गुस्सा छोड़ दो ना। हमारे पास बड़ों का साया नहीं था, लेकिन देखो, अब आपके पास पापा हैं और इन्हें हमसे दूर मत करो ना। हाँ, तुम सब सही हो। और अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। पापा की अपनी मजबूरियाँ थीं। हाँ, उन्होंने गलत किया, पर उन्हें एक मौका देना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं अपनी दोनों दुनिया को जोड़कर जीऊँगा। और मुन्नी, तुमने मुझे इस भाई दूज पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। मेरी ज़िंदगी को उसकी सही दिशा मिली है। ये सरप्राइज़ गिफ्ट एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। चुन्नू अब अपनी बहन और पिता के साथ सही तरीके से जीता है। साथ ही अब हर मुश्किल का इसी तरह सामना भी करता है। मॉरल: सच्चा प्यार और रिश्तों की गहराई पैसे और स्टेटस से कभी बढ़कर नहीं होती है।